नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन की वजह यह है कि देश को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन साहब होंगे, जो एनडीए के उम्मीदवार थे, महाराष्ट्र के गवर्नर थे। उससे पहले वो तेलंगाना के भी और झारखंड के, पुदुचेरी के गवर्नर रह चुके हैं। उनको बड़ी जीत मिली है। इस चुनाव में जो आज चुनाव हुआ संसद परिसर में, उसमें 767 वोट डाले गए। उसमें से 15 वोट खारिज कर दिए गए, रिजेक्ट हो गए, यानी वो ठीक से नहीं डाले गए थे। और कुल मिलाकर 752 वोट पड़े, जिसमें से 452 वोट सीपी राधाकृष्णन साहब को यानी एनडीए के उम्मीदवार को मिला है। और अपोजिशन को, इंडिया ब्लॉक को के जो उम्मीदवार हैं, बी सुदर्शन रेड्डी साहब, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे थे, जज साहब रहे थे, उनको 300 वोट मिले हैं। यानी 152 वोट की जीत का अंतर रहा है राधाकृष्णन साहब और रेड्डी साहब के बीच में। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, जब एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ साहब पिछली बार उम्मीदवार थे उपराष्ट्रपति के, तो उनको 346 वोटों की जीत हासिल हुई थी मार्गरेट अल्वा के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी से सबसे कम वोटों की जीत जो है 149 वोटों से हुई थी, जब भैरों सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बने थे। उस वक्त सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे, विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार थे, और 149 वोटों की जीतों का अंतर हुआ था। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, ये तो तय था करीब करीब कि सीपी राधाकृष्णन साहब उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे। जितने वोट उनके पास हैं उससे ज़्यादा वोट मिलेंगे, और विपक्ष के उम्मीदवार की एक नैतिक जीत या नैतिक लड़ाई वो लड़ रहे थे। लेकिन पहली बात यह तय हुई, औपचारिक तौर पर संघ के स्वयंसेवक उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने और संघ ने इस बात पर जोर दिया कि वो संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा के रहे हैं। तो संघ की विचारधारा वाला संघ का स्वयंसेवक भारत का उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है आज की खबर। और दूसरी खबर ये है, जो बात और तो सब बातें करते रहेंगे कि कैसे वोट डाले गए, क्या क्या हुआ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा। लेकिन क्या जो जयराम रमेश साहब ने कहा था कि 315 वोट मिलेंगे विपक्ष के उम्मीदवार को, सुदर्शन रेड्डी साहब को, और वैसे उनके पास थे करीब करीब 324 वोट, तो क्या 15 वोटों की चोरी हो गई? क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी विपक्ष के लिए ये मौका है कि वोट चोरी हो गई है? वोट चोरी उस सेंस में नहीं कि गड़बड़ हो रहा है, फर्जी वोट हो रहा है, लेकिन विपक्ष के वोटों में से वोटों की चोरी हो गई, वोटों की सेंध लगा ली एनडीए ने। ये महत्वपूर्ण बात है, यानी विपक्ष अपना घर नहीं बचा पाया। मैंने 2 दिन पहले प्रोग्राम किया था जिसमें कहा था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव इस बात के लिए है कि कौन अपना घर बचा पाता है, किसका घर टूट जाता है। तो एनडीए ने न केवल अपना घर मजबूत किया, बनाया, बचाए रखा, बल्कि उसको और मजबूत किया है। विपक्ष के भी 15 वोट उनको मिल गए हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 15 वोटों को उनको तमाम चीज़ें हो गई, जबकि ये वोट वो नहीं है जो अलग थे एनडीए और यूपीए के वोट, जिसमें से बीआरएस और बीजेडी और अकाली दल ने तो वोट में शामिल ही नहीं हुए थे, एब्सटेन किया था, तो वो वोट अलग थे, वो सारे वोट इसमें शामिल नहीं हुए। उसके अलावा जो विपक्ष का जो वोट है, इंडिया ब्लॉक जिसे आप कह सकते हैं, या फॉर्मर यूपीए जो ब्लॉक है उसे कह सकते हैं, उसमें से 15 वोट एनडीए के पास चले गए, यदि जयराम रमेश साहब की बात माने। वैसे उनके पास 324 वोट थे, लेकिन जयराम रमेश साहब ने कहा था कि 315 वोट उनके पास हैं, लेकिन 300 वोट मिले और वहाँ 424 वोट मिल गए हैं। तो ये बड़ी जीत एनडीए के लिए होगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी, जिसके लिए बार बार कहा जा रहा था कि वो सरकार कमज़ोर होती जा रही है और 240 वोटों की सरकार थी। ये देखिए, उनके पास, एनडीए के पास कुल मिलाकर 439 वोट बताए जा रहे थे, जो 452 हो गए हैं। इंडिया के पास 324 वोट थे, तो कुल मिलाकर 452 वोट मिले हैं राधाकृष्णन साहब को। तो पहला सवाल तो खड़ा ये होगा कि एनडीए ने कैसे वोटों की चोरी कर ली, यानी वोटों की सेंध लगा ली। चोरी कोई फर्जी तरीके से नहीं, वोटों में सेंध लग गई, यानी क्रॉस वोटिंग तो हुई है वहां पर, और विपक्ष के कुछ वोट चले गए हैं। अब कौन सी पार्टी है जिनको ये वोट डालने की बात पड़ी, किन पार्टियों ने या किन राज्यों से ये वोट डाले गए होंगे? उसमें एक राज्य है महाराष्ट्र, एक राज्य है पंजाब, एक राज्य है उत्तर प्रदेश। मोटे तौर पर आप समझ जाएंगे कहां कहां से किस किसने ये क्रॉस वोटिंग की है। वैसे थोड़ी दिनों में ये साफ हो जाएगा कि कहां कहां से क्रॉस वोटिंग हुई। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से, होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने और राजनाथ जी इसको पूरे पॉलिटिकल
मैनेजमेंट को देख रहे थे, ये उनकी जीत है। 2 दिन तक लगातार वो इस पर ट्रेनिंग देते रहे, मॉक ड्रिल होती रही, तमाम काम हुए। हालांकि उसके बाद भी 15 वोट खारिज हो गए। अब किसके वोट खारिज हुए, विपक्ष के हुए या सत्ता पक्ष के हुए, लेकिन 15 वोट खारिज हो गए। पिछली बार भी 15 वोट खारिज हुए थे। उससे पिछले चुनाव में 2017 में 11 वोट खारिज हुए थे। तो समझ नहीं आता कि सांसदों की ट्रेनिंग के बाद भी, विपक्ष ने भी मॉक ड्रिल की थी वोट डालने को लेकर, उसके बाद भी 15 वोट खारिज हो गए। बहुत महत्वपूर्ण था इस चुनाव में, और विपक्ष को कोशिश करनी थी कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को अपने साथ रख सके। मॉक ड्रिल की गई तो वो वोट खारिज हो, और जो अपना घर था उसे बचाकर रख सके, लेकिन विपक्ष अपने घर को उस तरह से बचाकर नहीं रख सका। सरकार की तरफ से तो होता है कि वहां से वोट कम क्रॉस वोट होते हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है। वैसे अक्सर होती रहती है क्रॉस वोटिंग, कुछ कुछ बातों को लेकर होती रहती है, लेकिन इस बार लग रहा था कि एक एक धड़ा जो आपस में है वो बना रहेगा। तो क्या महाराष्ट्र में क्रॉस वोटिंग हुई, क्या पंजाब में क्रॉस वोटिंग हुई, और क्या उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष की खाते से क्रॉस वोटिंग हुई है, ये सब तो बात सामने आएगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि संघ का स्वयंसेवक उपराष्ट्रपति बन गया, क्रॉस वोटिंग हुई। तीसरी बात, विपक्ष के जो हिस्सा था उसमें सेंधमारी हो गई, उसके वोटों में सेंधमारी हो गई, और एनडीए एक बार फिर और मजबूत होकर सामने आया है, जिसमें नरेंद्र मोदी को लेकर ये बार बार चर्चा 2024 के चुनाव से हो रही थी कि वो 240 पर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो वो कमज़ोर हो गई है। उनको बार बार लग रहा था कि नायडू साहब और नीतीश कुमार जी के भरोसे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ तो इस चुनाव में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश में नायडू साहब और जगन मोहन रेड्डी दोनों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के उम्मीदवार को सपोर्ट किया, जबकि वहां पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना से थे रेड्डी साहब। तो वहां पर रीजनल जो प्राइड था वो काम नहीं आया, और उन दोनों ने वोट दिया। तमिलनाडु से हैं सीपी राधाकृष्णन साहब, जो 2 बार कोयम्बटूर से लोकसभा एमपी भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी वहां पर रहे हैं, केरल के भी प्रभारी रहे हैं, 4 बार राज्यपाल रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, अक्सर ये चर्चा होती है कि धनखड़ साहब के बाद तो ये बात हो ही रही थी कि बहुत सरकार का पक्ष लेते हैं, लगातार विरोध होता है, और जो गवर्नर्स हैं वो भी सरकार की तरह से एक जो विपक्षी पार्टियों की जो सरकारें हैं उन पर एक तनाव बना रहता है। 4 राज्यों के राज्यपाल रहे हैं सीपी राधाकृष्णन साहब, उनका विपक्षी पार्टियों की सरकारों से कोई टेंशन नहीं रहा, कोई ज़्यादा झगड़ा नहीं हुआ, कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई विवाद नहीं हुआ, और सरकारें भी टेंशन में नहीं रही। अभी महाराष्ट्र के थे, उससे पहले वो तेलंगाना झारखंड के रह चुके हैं, पुदुचेरी के रह चुके हैं। तो और दूसरी बात, सीपी राधाकृष्णन साहब संघ के उस दबाव के बाद उम्मीदवार बने जब संघ ने कहा कि जगदीप धनखड़ के बाद अब कोई भी संवैधानिक पद पर संघ और भारतीय जनता पार्टी यानी संघ की विचारधारा का व्यक्ति ही उम्मीदवार होगा। तो यानी संघ की विचारधारा वाला उपराष्ट्रपति बना है। तो ये बहुत सारे सवाल खड़े भी हो सकते हैं कि जब उपराष्ट्रपति बनेंगे और राज्यसभा की जब कार्रवाई होगी तो क्या फिर विचारधारा उनके आड़े आएगी। अभी तक का तो ये अनुभव नहीं है राधाकृष्णन साहब को लेकर। वो सबको साथ लेकर चलते हैं, विपक्षी पार्टियों की सरकारों में भी जब वो गवर्नर रहे उन राज्यों में तब भी कोई उस तरह का विवाद नहीं हुआ। दूसरी बात, ये आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी अमित शाह जिसे आप पार्टी कहते हैं, इरा कहते हैं, उससे नहीं जुड़े हुए, वो वाजपेयी इरा के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। 98 में कोयम्बटूर से तमिलनाडु में चुनाव वो जीते थे, तो वो वाजपेयी इरा के भारतीय जनता पार्टी के नेता माने जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि एनडीए के लिए एक बड़ी बात हो गई है, बड़ी ताकत हो गई है, और बिहार के चुनावों में भी उसका एक मोराल बूस्ट होगा। हालांकि ये जनता से वोट नहीं होते, सीधे केवल सांसद अपना वोट डालते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद इसमें वोट डालते हैं और उसी से जीत होती है। आज दिन भर भी बहुत मजेदार बात रही, आपको जानकारी होगी। एक वीडियो तो बहुत ही वायरल हुआ साहब, क्या नितिन गडकरी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों हाथ में हाथ डाले वोट डालने आए थे। इसको लेकर बड़ी चर्चा हुई, काफ़ी वायरल हुआ। और उससे पहले सुबह सुबह एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें किरण रिजिजू साहब, जो वो भी वाजपेयी सरकार मोदी सरकार में मंत्री हैं, और दूसरी तरफ जयराम रमेश जो आक्रामक हैं विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, वो दोनों मुस्कुराते हुए बात करते हुए वहाँ पर दिखे। F101 जो संसद, नई संसद का
चुनाव का कमरा था, वोट डालने जहाँ पर हो रहा था, उसके बाहर किरण रिजिजू साहब और जयराम रमेश दोनों गपशप कर रहे थे और प्रधानमंत्री सबसे पहले वोट डालने पहुंचे। सबसे पहला वोट प्रधानमंत्री जी की तरफ से डाला गया शायद, क्योंकि वो 9:58 पर पहुंच गए थे, मैं उन्हें देख रहा था, और सबसे पहला वोट उन्होंने डाला। प्रधानमंत्री इस पूरी कमान को देख रहे थे, पूरी एक्सरसाइज को देख रहे थे कि किस तरह किया जाए। सरकार ने, एनडीए ने अलग अलग नेताओं की जिम्मेदारी दी कि वो अलग अलग राज्यों के एमपी को अपने साथ रखे और उन पर नज़र रखकर उनको वोट डालने के लिए लाए। इसलिए सारे एमपी जो एनडीए के थे वो अलग अलग नेताओं के घर पे सुबह उन्होंने नाश्ता किया, जलपान किया। बीजेपी का नारा होता है पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन आज पहले जलपान किया गया फिर मतदान किया गया ताकि मतदान में कोई गड़बड़ी नहीं हो। तो बहुत स्ट्रेटजी वाइज ये काम किया गया। राजनाथ सिंह जी ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की थी, उन्होंने सोनिया गांधी जी से बात की थी, उन्होंने एम.के. स्टालिन साहब तमिलनाडु के सीएम साहब हैं उनसे भी बात हुई, और बताया गया कि स्वाति मालीवाल जी जो आम आदमी पार्टी की एमपी रही हैं, उनसे भी बात राजनाथ जी ने की थी। अब किस किस ने वोट इधर उधर किया, किसकी अंतरात्मा जागी, किसने लोकतंत्र की रक्षा के लिए इनके नाम पर, किसी ने क्या कहना चाहिए क्षेत्रीय राजनीति के नाम पर, विचारधारा के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, जो भी है, किस किसने वोट क्रॉस किया है, क्रॉस तो किया है साहब, ये तो साफ है। तो ये वोट हुआ है। अब सवाल खड़े होंगे कि संघ का स्वयंसेवक उपराष्ट्रपति बना है, क्या उससे फर्क पड़ेगा राज्यसभा की कार्रवाई में? क्या वोटों की चोरी करने में कामयाब हो गया? वोटों की चोरी मत कहिए, वोटों की सेंधमारी एनडीए ने की है। और यहाँ तो ईवीएम का भी झगड़ा नहीं था सर, ईवीएम का झगड़ा नहीं था, एसआईआर नहीं हुई थी, वोट काटे नहीं गए, वोट जोड़े नहीं गए, उसके बाद भी विपक्ष के 15 वोट कम हो गए। और इससे क्या राष्ट्रीय राजनीति पर बड़ा फर्क पड़ेगा? फर्क वैसे तो नहीं दिखेगा, लेकिन विपक्ष के लिए एक थोड़ा सा झटका है और एनडीए को एक मजबूती मिली है, मोदी सरकार को मजबूती मिली, और ये कहने के लिए मिला है कि भाई आप रोज रोज कहते हो कि कमजोर हो गई है, उसका नतीजा देख लीजिए कि ये सरकार बन गई है। चलिए, देश को नया उपराष्ट्रपति मिल गया, सीपी राधाकृष्णन साहब को बहुत बहुत बधाई, इस देश को भी बधाई, और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपना कार्यकाल पूरा करें और एक बेहतर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।